CH-11 अपने ही घर में गुलामी अर्थ बैंड्स और डेयरी लेकर स्टेज से नीचे जाने ही वाला था कि काऊ ने आवाज देकर उसे रोक लिया। क्या ऐसे ही दफा हो जाओगे तुम? इतनी आसानी से तुम्हें फाइटर का बैंड्स और डेयरी नोट मिल गया है? तुमने तो सही से हमारा शुक्रिया तक नहीं कहा। अर्थ इस वक्त दिमागी और शारीरिक तौर पर इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके अंदर फिर से बहस में पड़ने की हिम्मत नहीं थी, ना ही वो ऐसा करना ही चाहता था। इसलिए वो फाइटर की तरफ आधा झुका और उसे शुक्रिया कहा। इससे पहले कि वो संभल पाता, काऊ ने उसे एक जोरदार धक्का दे मारा। धक्का देते वक्त काऊ की लात अर्थ की चोट पर लगी, जो उसके सीने पर लगी थी। कमजोर शरीर में जब चोट लगे हिस्से पर फिर से वार हुआ, तो अर्थ ने अपना होश खो दिया। पास में खड़े सब, जो कि उनके चापलूस स्टूडेंट्स थे, जोर जोर से हंसने लगे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि अर्थ ने अपने होश खो दिए थे, पर उस भीड़ में एक शख्स तेजी से भागता हुआ आया और गिरते हुए अर्थ को अपनी बाहों में थाम लिया। जैसे ही सबने अर्थ को गिरते हुए देखा तो सबकी हंसी आह में बदल गई। फाइटर मैदान के कोने तक पहुंच चुका था। जैसे ही उसके कानों में स्टूडेंट्स के डरने की आवाज गई, उसके कदम वहीं रुक गए। वो भागकर वापस आया तो उसने देखा कोई अर्थ को उठाकर भाग रहा था। अर्थ उसकी बाहों में बेसुध होकर पड़ा था। फाइटर ने काऊ का हाथ कसकर पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गया और बोला, ये तुमने क्या किया? क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? काऊ ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। फाइटर ने जैसे ही काऊ का ये अंदाज देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एक जोरदार घुसा काऊ के मुंह पर जड़ते हुए कहा, हम किसी की जान को खतरे में कभी नहीं डाल सकते। अगली बार इस बात का खास ख्याल रहे तुम्हें। हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं। ऐसा कहकर फाइटर वहां से चला गया। अंधेरी सड़क पर एक पुराने मॉडल की सस्ती सी कार चल रही थी। उस कार में कोई परिवार था, जो कि खुशी से एक गाना गुनगुनाता जा रहा था। स्पीड लगभग 50 की होगी। वो सड़क भीड़ भाड़ वाले इलाके की थी, पर रात का टाइम होने की वजह से भीड़ ज्यादा नहीं थी। कार में एक छोटा बच्चा अपने पापा से एक गुब्बारा मांगने लगा। उस कार सवार ने एक तरफ गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो बच्चा तेजी से गाड़ी से निकलकर सड़क के दूसरी तरफ भागा। ये देखकर उसकी मां ने जोर से कहा, बेटा देख कर तो जाओ। उस बच्चे के पिता गाड़ी खड़ी करके बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से जोरदार धमाके की आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, तो एक ब्लैक लग्जरी BMW उसके पिता की कार के ठीक बीच में जा टकराई थी। ब्लैक कार का मालिक शराब के नशे में धुत गाड़ी से बाहर निकला, पर उस बच्चे की पिता की कार में से कोई बाहर नहीं आया। सब तरफ शोर मच गया, वहां भीड़ जमा हो गई। सब लोग उस नशे में धुत आदमी को पकड़कर एक तरफ ले गए। कुछ देर बाद अस्पताल की गाड़ी वहां आ जाती है। वो बच्चा अभी भी टकटकी लगाए उस ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके पापा उस गाड़ी से बाहर आएंगे, पर गाड़ी में से कोई भी बाहर नहीं आया। जब अस्पताल वालों ने उसके पापा की बॉडी को बाहर निकाला, तब वो बच्चा जोर से चिल्लाया, पापा, मम्मी, मम्मी उठो उठो, पापा, पापा उठो ना, मुझे गुब्बारा दिलवाओ। पापा, मम्मी, नहीं नहीं पापा, लगता है मरीज को होश आ गया है, एक नर्स ने कहा। अर्थ, अर्थ तुम जाग गए? अर्थ को पीटर की आवाज सुनाई दी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने आस पास सफेद कपड़ों में नर्स और डॉक्टर नजर आए। उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। तभी तोर और खूनपोल को अर्थ ने देखा। पोल बोला, अब कैसे हो तुम? अर्थ ने हाँ में हल्का सा सर हिलाया और हैरानी से सबको देखने लगा। तभी पीटर बोला, अर्थ तुम ठीक हो गए? आज पूरे 2 दिनों के बाद तुमको होश आया है? तुम स्टेज से नीचे गिरते ही बेहोश हो गए थे। कुछ याद आया मेरे दोस्त? तभी अर्थ को सब याद आ गया। वो उठकर बैठने लगा और उसमें पोल और तोर ने उसकी मदद की। मैं कब से यहाँ पर हूँ? अर्थ ने पहला सवाल किया। तुम पूरे 2 दिनों से यहाँ पर हो। कमरे के दरवाजे से एक आवाज आई। पूरे 2 दिनों से सो रहे हो? इतना नहीं सोना चाहिए। दरवाजे से आती आवाज की तरफ जब अर्थ ने देखा, तो दरवाजे से बोन अंदर की तरफ आ रहा था। उसे देखकर अर्थ अचानक से कुछ सहम सा गया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी आपके दोस्तों से लड़ाई हुई होगी, और उस गोल के लिए भी, जो मैं नहीं रोक पाया। ऐसा कहते कहते अर्थ के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी बोन बोला, अब ये फॉर्मेलिटीज बंद करो। तुम अभी अभी ठीक हुए हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं अब चलता हूँ, गेट वेल सून। ऐसा कहकर बोन वहां से चला गया। अर्थ हैरानी से उसे जाता हुआ देख रहा था। क्या देख रहे हो? तुम्हें बोन ने ही बचाया था, और वो ही यहाँ लेकर भी आया। उसी ने सारा बिल भी दिया है। वो 2 दिनों तक यहीं था, अब गया है घर। ये बाकी सबसे काफी अलग है, पीटर ने बोन की तारीफ में कहा। अर्थ को ये जानकर राहत मिली कि बोन उससे नाराज नहीं था। अर्थ अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी खूनपोल ने अर्थ से कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है, अच्छे से आराम करना और ख्याल रखना। ठीक है सीनियर्स, आपका बहुत शुक्रिया, अर्थ ने खूनपोल और उसके दोस्तों से कहा।
इसके बाद खूनपोल और उसके दोस्त वहां से चले गए। मुझे हुआ क्या था? अर्थ ने पीटर और तोर की तरफ देखते हुए पूछा। ओ देखो तो ये क्या पूछ रहा है? पीटर ने तोर की तरफ देखते हुए अजीब से अंदाज में कहा। अरे बताओ भी, अर्थ ने मुश्किल से बैठते हुए कहा। जनाब आप बेहोश हो गए थे, 2 दिनों से कुछ ना खाने की वजह से, थकान की वजह से, ठंडे पानी में गिरने की वजह से और भागने की वजह से आपको तेज बुखार हो गया था, और सबसे बड़ा कारण उस नीच काऊ की वजह से। जब उसने तुम्हें लात मारी तो वो तुम्हारी सीने की चोट पर लगी जिससे तुम बेहोश हो गए। पीटर ने ऐसा कहते हुए मुंह बनाया। कमजोरी से आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही थी, समझे आप? अब से खाने पर ध्यान देना और हाँ, डॉक्टर की सारी दवाइयाँ लेना, पीटर ने नसीहत देते हुए कहा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम अंकल वैनन को जानते तो हो, और अब तो सारे पैसे भी खर्च हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा अब मेरा। अर्थ ने माथे पर हाथ रखते हुए परेशानी से कहा। हाँ मैं तो कोई जल्लाद हूँ, है ना? इस आवाज ने तीनों को दरवाजे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। जब अर्थ ने देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि अंकल वैनन खड़े थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा किसी फिल्म के विलेन जैसा दिखता था। सर पर जितने भी बाल बचे थे ऐसे दिख रहे थे मानो सब उससे पीछा छुड़वाना चाहते हूँ। अंकल वैनन आप? अर्थ ने डरते हुए कहा। हाँ मैं तेरा अंकल जिसे बेवकूफ बनाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा है। अभी तक तेरे पैसे नहीं आए, मुझे यहाँ सब काम छोड़कर आना पड़ा है। क्या तुझे जरा सा भी लिहाज है कि हमने तुझे पाला है? अगर तूने पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, ना तो तेरे बाप का घर तुझे वापस मिलेगा ना ही उसके पैसे। वो मैं, अर्थ के पास जैसे लफ्ज ही खत्म हो गए थे। वो क्या है ना अंकल वैनन, ये देने ही वाला था, पर डॉक्टर ने अभी 2 दिन और यहाँ रुकने को कहा है, इसलिए ये 2 दिनों के बाद देने वाला था, पीटर ने झट से बात बनाते हुए कहा। हाँ हाँ अंकल, मैं आपको बस पैसे देने ही वाला था, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है। अर्थ ने मुंह नीचे करते हुए कहा। क्या? क्या कहा तुमने? पैसे नहीं है? कहाँ गए सारे पैसे, बताओ मुझे, वैनन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अंकल वो मैंने रखे थे। अर्थ ने जैसे यहाँ वहां से लफ्जों को उठाया और जवाब देने की नाकाम कोशिश को अंजाम दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सुनो लड़के, अगर पैसे नहीं दिए तो घर घुस भी मत जाना, समझ गए तुम? और हाँ पैसे तो मैं लेकर रहूंगा। हाँ पैसा होगा भी कैसे? इस नाटक के लिए तुमने इतने महंगे अस्पताल में जो ये सारा नाटक रचा है, 2 दिन है ना? मैं 2 दिनों तक यहीं रहूंगा और पैसे लेकर ही जाऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 दिन बाद यहीं आऊंगा। ऐसा कहकर अंकल वैन वहां से चलते बने। अर्थ ने राहत की सांस ली, पीटर को भी चैन आया। ये कौन था? तोर ने दोनों से पूछा। ये अर्थ के अंकल हैं, जो अर्थ के माता पिता की मौत के बाद से इसके साथ रहते हैं, और अब ये अर्थ के घर पर और अर्थ के माता पिता के इंश्योरेंस के पैसों पर कब्जा करके रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, पीटर ने मुंह चिराते हुए कहा। ये तो ठीक है, पर ये तुमसे पैसे किस चीज के मांग रहे हैं? तोर ने मुंह फाड़ते हुए कहा। दरअसल जब अर्थ 10 साल का था तो उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, और इसकी कस्टडी इसके अंकल आंटी को मिली, जो बेघर थे क्योंकि उन्होंने शराब और जुए में अपना सब हार दिया था। और तब से अर्थ, जो अपने ही घर में एक गुलाम है, हर महीने इन्हें अपने ही घर पर रहने का खर्चा देता आया है। एक बार ये ऐसा नहीं कर पाया तो 1 हफ्ते तक इसे घर में घुसने नहीं दिया इसके अंकल ने, ना ही खाने को, ना ही ठंड से बचने को कपड़े दिए, और तो और इसके सब डॉक्यूमेंट्स भी खुद के पास दबा रखे हैं, ताकि अर्थ उनको टाइम से पैसे देता रहे। पीटर ने सारी बात तोर को समझते हुए कहा। ऐसे इंसान को अंकल कहना, अंकल शब्द की बेइज्जती है, तोर ने गुस्से से कहा। सुनो मैं कुछ करता हूँ, कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ, पीटर ने अर्थ को तसल्ली देते हुए कहा। मैं भी तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, पर कुछ पैसे पड़े हैं, तोर ने खड़े होते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पैसे पार्टी देने में खर्च हुए हैं अर्थ, पर हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो, और जल्दी से पहले वाले अर्थ बन जाओ, पीटर ने अर्थ को दुलार भरी नजर से देखते हुए कहा। अर्थ की भी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा अब रोना मत, मैं और तोर जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं, बाय, और दोनों वहां से चल दिए। CH-12 उसका कर्ज अर्थ गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज से उसकी नींद खुली। कहाँ है वो चोर? मैं उससे अपने पैसे लेकर रहूंगा, उसे क्या लगा वो ऐसे ही बच जाएगा? अंकल वेन अर्थ के कमरे में दाखिल होते हुए बोले, फिर कुछ देर अर्थ के कमरे को ध्यान से देखत हुए आगे बोले, क्या लगा था मैं तुम्हारे इस नाटक को नहीं जान पाऊंगा? इस 5 स्टार अस्पताल का बिल कहाँ से दिया तुमने? वैसे तो कहते रहते हो कि तुम्हारे पास कोई पैसा है ही नहीं, और अब इस आलिशाना अस्पताल में आ गए नाटक करने के लिए? अंकल वेन ने अर्थ पर आंखें निकालते हुए जोर जोर से चिल्लाकर कहा।
अंकल वैनन, आप बस 2 दिन का समय दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, पर अभी आप शांत हो जाएं, अर्थ ने धीरे से रिक्वेस्ट की। ठीक है, मैं परसों शाम को यहाँ फिर आऊंगा, इससे कह दो पीटर कि अगर परसों तक पैसे नहीं दिए तो उसे घर से निकल दूंगा और सारे कागजात भी अपने ही पास रख लूंगा। इसके बाद किसी के कदमों की आवाज दूर जाती सुनाई दी और अर्थ के कमरे में 2 लोग अंदर की तरफ आए। क्या हुआ? तुम लोगों का चेहरा मेरे से भी ज्यादा परेशान लग रहा है, अर्थ ने तो और पीटर की तरफ देखते हुए पूछा। क्या होता? अंकल वैनन ने जो हंगामा किया है, उससे डॉक्टर्स बोन को फोन करने ही वाले थे। बहुत मुश्किल से उन्हें ऐसा करने से रोक पाए हम, पर अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर उन्हें नहीं रोक पाएंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, अर्थ पीटर ने गहरी चिंता के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा। पर जब तक हम पैसे नहीं दे देते तब तक वो ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे। अब तोर भी इस बात की गंभीरता को समझ चुका था, इसलिए उसने भी चिंता जताते हुए कहा। अर्थ ये सब सुन के सोच में पड़ गया। तभी तोर ने उसको परेशानी भरी सोच से बाहर लाने के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं और पीटर जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दोनों अर्थ को सब बता ही रहे थे कि अचानक से पीटर का फोन बजा। किसी अनजान नंबर से फोन था। पीटर ने फोन नहीं उठाया। तीनों पैसों के बारे में ही सोच रहे थे कि कैसे ये सब होगा। उसी समय 2 और लोग अर्थ के कमरे में दाखिल हुए। एक नर्स थी जो अर्थ का डेली रूटीन चेकअप करने आई थी, और दूसरा बोन था। बोन आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। नज उसे ही देखे जा रही थी। उसे देखकर पीटर और तोर खड़े हो गए। अर्थ भी उठने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने 2 दिन का और आराम बताया है, इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। पीटर, अर्थ और तोर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था डॉक्टर कल ही सुबह में अर्थ को घर भेज देगा और फिर वो अंकल वेन से भी बात कर पाएंगे। पर अब 2 दिन तक अर्थ को यहीं रहना था। तीनों को ऐसा करते देख वॉन ने पूछा, क्या हुआ? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जल्दी ही यहाँ से छुटकारा पा लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम अभी यहीं रहोगे। समझ गए तुम? नजब, अर्थ की तबीयत कैसी है? वॉन ने नस से पूछा। जी, ये अब पहले से बेहतर तो है, पर इससे पहले नज अपनी बात पूरी कर पाती बीच में ही। पर क्या? नज प्लीज बताइए, बोन ने अचानक से परेशान होते हुए पूछा। पर ये मिस्टर बोन कि इन्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये किसी थका देने वाले काम और शरीर पर लगी चोटों की वजह से बहुत हो गए हैं, इसलिए आराम और अच्छी डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। क्या कहा आपने अभी? नज ये सवाल किसी बात से हैरान हुए बोन का था। उसने एक तरफ अर्थ की फाइल को रखा और खड़ा हो गया। नज ने शर्माते हुए कहा, यही की अच्छी डाइट की जरूरत होगी। नहीं नहीं, इससे पहले, बोन ने एक कदम और नस के पास आते हुए कहा। अब नस थोड़ा सोच में पड़ गई और फिर से बोली, यही कि इन्हें आराम और अच्छी डाइट की जरूरत है। उसने ऐसा कहा तो था, पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर अर्थ और पीटर ये सुन के थोड़ा घबरा गए और अर्थ ने बोन का ध्यान भटकाने के लिए उसे कहा, बोन आप बैठो ना। हाँ हाँ, आप बैठो ना, मैं बाहर से कुछ खाने का लाता हूँ, आप अर्थ के पास बैठिए, पीटर ने अर्थ का साथ देते हुए कहा और वहां से जाने लगा। तभी, रुक जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी ये सब पता था पहले से? सही कह रहा हूँ ना मैं? अब तुम खुद बताओगे या फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा? बोन ने पीटर की तरफ थोड़ा कड़क और सख्त अंदाज से कहा। ये सुन पीटर थोड़ा घबरा गया और अर्थ की तरफ देखने लगा। उसकी तरफ मत देखो, मुझे सच बताओ, इसे ये चोटें कैसे लगी? जहां तक मुझे याद है तुम तो सिर्फ कॉलेज में बेहोश हुए थे, ऐसा कहकर बोन अर्थ की तरफ देखने लगा। अब बात छिपाने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए इस बार अर्थ बोला, कॉलेज के दिन से पिछली रात एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुझे सर, सीने, कोहनी और सीधे पैर पर चोटें आई थी। बस यही बात थी। पर तुम मुझसे ये बात क्यों छिपाना चाहते थे? अब बोन किसी खिजे हुए इंसान की तरह लग रहा था। वो हम नहीं चाहते थे कि आपको इसका पता चले और आप इस सब के लिए भी इलाज के पैसे दें, अर्थ ने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को घूरते हुए बिना नजरें उठाए कहा। सुनिए, इसकी हर चोट का पूरा इलाज होना चाहिए, किसी तरह की कोई भी चोट या दर्द बाकी ना रहे, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मुझे सारी दवाइयों का डिटेल्स चाहिए और कैसे देनी है ये भी, बोन ने नस को सख्त हिदायत देते हुए बिना किसी की एक भी बात सुने कहा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, अब तो दर्द भी नहीं है, अर्थ ने नकली हंसी का सहारा लेते कहा। बोन की तरफ देखकर कहा। जी शुक्रिया, अर्थ ने और बोन ने एक साथ कहा। नज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ, रात को एक बार फिर से आपके चेकअप के लिए आऊंगी। ऐसा कहकर नज वहां से चली गई। ठीक है अर्थ, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलते हैं, बोन ने कहा और वहां से चला गया। यार अर्थ, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसके बाकी दोस्त उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है, वो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं
और ये है कि तुम्हारी मदद कर रहा है। पीटर ने शक भरे लहजे में कहा, हाँ पीटर तुम सही कह रहे हो, खैर अभी ये मसला इतना बड़ा नहीं है जितना अंकल वैन का है, तोर ने सर झटकते हुए कहा और तीनों बातें करने लगे। अर्थ के कमरे में 2 सोफा थे, वो दोनों भी खाना खाकर वहीं सो गए। अगले दिन सुबह तीनों एक साथ जागे। उठने के बाद सबकी एक ही चिंता थी कि अब पैसे लाने के लिए बस कुछ समय ही बचा था। पीटर ने सबको फोन मिलाना शुरू किया। 12 से 15 लोगों ने तो ना में जवाब दे दिया था और कुछ ने हाँ तो कहा, पर बहुत कम पैसे देने के लिए। पीटर परेशानी में इधर से उधर कमरे में चक्कर काट रहा था, तभी तोर बाहर से खाना लेकर आ चुका था। अब ये चक्कर बाद में काटना, पहले खाना खा लो, तोर ने खाना टेबल पर रखते हुए कहा। अर्थ तुम भी उठ जाओ अब और खाना खा लो, तुमने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, पीटर ने अर्थ से कहा। तीनों खाना खाने ही वाले थे कि तभी किसी की आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तुम और यहाँ तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे अस्पताल में रहो, जरूर ये बॉन ने ही किया होगा, काऊ ने गुस्से में कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, एक हाथ काऊ के कंधे पर आया और एक आवाज ने कहा, कोई बात नहीं, ये पीट था, जिसने कि बहुत गौर से अर्थ को देखकर बोला, फिर पीटर की तरफ देखकर मुस्कुराया और काऊ से कहा, आखिर बोन भी तो हमारा ही दोस्त है, अब चलो। और जाते हुए एक बार फिर पीट ने पीटर की तरफ देखा और वहां से दोनों चले गए। शुक्र है ये यहाँ से चले गए, वरना पता नहीं क्या होता, तोर ने घबराते हुए कहा। तुमने कुछ देखा नहीं क्या? अर्थ क्या तुमने भी कुछ नहीं देखा? पीटर ने उत्सुकता से बोला। हमें क्या देखना चाहिए था? अर्थ ने तोर की तरफ नजरें घुमाते हुए सवाल भरी निगाहों से कहा। तुम दोनों सच में मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने काऊ का चेहरा देखा था। उसकी एक आंख सूजी हुई थी, तुमने गौर किया इस बात पर? पीटर ने किसी डिटेक्टिव की तरह दोनों को ऐसे बताया जैसे वो किसी खुफिया जानकारी की बात कर रहा हो। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा तो था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लग गई होगी चोट, इनका जैसा हाल है ये चोटें तो आम बात होनी चाहिए, तोर ने लापरवाही और चिढ़कर मुंह बनाते हुए जवाब दिया। यही तो तुम गलती कर रहे हो, इस पूरे बैंकॉक में कोई ऐसा नहीं है जो इन पर हाथ उठा सके, सिवाय इनके खुद के, समझे कुछ की नहीं। पीटर ने दोनों को किसी खास वजह की तरफ इशारा देते हुए कहा। हाँ कह तो तुम भी सही रहे हो, अर्थ ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे छोड़ो इनको, हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, अब टाइम बहुत कम रह गया है, तोर ने घबराती हुई आवाज में कहा। दिन बीत चुका था, शाम होने को आई थी, अब 6 बजने में और अंकल वेन नाम का तूफान आने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। तीनों ही परेशानी से बेहाल थे। अभी भी पीटर के पास 20,000 बहत में 8,000 बहत कम थे और अब कोई और नहीं बचा था जिससे वो पैसे मांग सकते थे। इस सब मुसीबत की वजह वो फाइटर और उसका गैंग है, जिनमें जरा भी इंसानियत नहीं है, तोर ने चिढ़ते हुए गुस्से से कहा। इन अमीरजादों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, अर्थ ने स्थिरता से जवाब। पर अब हम क्या करें? पीटर लगभग रोने की सी हालत तक पहुंच चुका था। अर्थ भी बहुत परेशान था। क्यों ना हम अंकल वैन से बात करें कि हम अगले महीने उनके बाकी बचे पैसे दे देंगे, तोर ने ऐसे कहा जैसे ये उतना ही आसान हो जितना कि माफी की एप्लीकेशन लिखना। पीटर और अर्थ एक दूसरे की तरफ अजीब से अंदाज से देखने लगे, जैसे तोर ने अंतरिक्ष में घर बनाने की बात कह डाली हो। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो? तोर ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। फिर किसी बच्चे की तरह पीटर ने तोर के कंधे पर हाथ रखकर समझते हुए कहा, मेरे प्यारे और भोले तोर, जब तक उनका एक एक पैसा टाइम पर नहीं दिया जाता, तब तक वो अर्थ को घर नहीं आने देंगे और उसके सब पैसे, डॉक्यूमेंट्स, कपड़े और यहाँ तक कि उसकी किताबें भी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी हैं, ताकि वो कहीं ना तो भाग सके, ना ही कुछ भी कर सके, समझे मेरे मासूम से तोर। पीटर तोर को मामले की गंभीरता समझा ही रहा था कि दीवार पर लगी घड़ी का घंटा बाज उठा, जिसने तीनों को आगाह कर दिया कि अब तुम कुछ भी करके आने वाले तूफान से नहीं बच सकते। घंटे की आवाज सुनते ही अर्थ और पीटर के पसीने छूट गए। उनकी ऐसी हालत देखकर तोर को बहुत हैरानी हुई। इससे पहले वो कुछ कहता, हॉस्पिटल में शोर सुनाई दिया, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, अब निकल बाहर, कहाँ है तू, तेरा सब नाटक जानता हूँ मैं। ये सुनते ही तीनों समझ गए कि अब वो नहीं बच सकते। तोर तो इस बात पर हैरान था कि अभी 6 के घंटे बजे ही थे और अंकल वेन वहां आ भी चुके थे। क्या सोच रहे हो? यही कि 6 बजे ही हैं और वो यहाँ आ भी गए। जी हाँ, वो पैसे लेने में एक पल की भी देर नहीं करते, पीटर ने तोर की तरफ देखते हुए कहा। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी समय दरवाजे पर धड़ाम की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। तीनों आंखें फाड़कर अंकल वेन को देख रहे थे। अंकल वेन अंदर आते ही अर्थ की तरफ घूरकर बोले, हाँ तूने कहा था ना 6 बजे पैसे दे देगा, अबला मेरे पैसे दे मुझको। वेन ने पीटर और अर्थ को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। वो मैं
वो मैं देता हूँ, पीटर ने डरते और हकलते हुए कहा, फिर बैग में से पैसे निकाले और पैसे देने लगा। पैसे देखते ही वेन को, क्या ये ही पैसे हैं? इसमें पूरे 8,000 बहुत कम हैं, वो कहाँ गए? क्या इसके इस नाटक में खर्च कर दिए? लाल आंखें करके वेन पीटर और अर्थ पर टूट पड़ा। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आ गया। एक सीनियर डॉक्टर वेन से सख्ती से बोला, आपका जो भी मसला है उसे बाहर सुलझाना, ये हॉस्पिटल है, यहाँ और भी मरीज हैं, तमीज में रहें, वरना आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आपने ऐसा 3 बार किया है। ये सुन के वेन का गुस्सा अब चरम पर था। अब उसका गुस्सा सिर्फ बोलने तक नहीं रह गया था। उसने अपनी पेंट की बकल से बेल्ट निकाली और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इस लड़के ने मेरे पैसे खाए हैं, और इस महीने के पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसकी खाल उधेड़ कर वसूल क्यों ना करने पड़े। और हाँ, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे ऐसा करते वक्त इसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, समझ गए? ऐसा कहते ही उसने वो बेल्ट, जो एक चाबुक की तरह थी, हवा में लहरा दी, जिसे देख तोर बहुत घबरा गया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। डर के मारे उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। अर्थ ने भी कुछ ना कर सकने की दशा में अपनी आंखें बेड पर लेटे लेटे ही बंद कर ली थी, क्योंकि अब किसी भी पल चाबुक, जो कि एक बेल्ट के रूप में था, उसके कमजोर पड़ चुके शरीर पर पड़ेगा। पर ये क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर कोई वार नहीं हुआ था। जब कुछ सेकंड्स बीत जाने पर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने आंखें खोली और उसने अपने सामने बोन को पाया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने उस बेल्ट का वार अपने हाथ से रोक लिया था। तुम कौन हो? वेन ने बोन को गुस्से से घूरते हुए पूछा। मैं कौन हूँ, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, चलो। बोन ने दांत किटकिटाते हुए बोला, अच्छा, तो तू देगा इसके पैसे? है कौन तू, पहले ये तो बता। ऐसा कहते हुए वेन ने जोर से वो बेल्ट बोन के हाथ से खींच ली, जिससे बोन का हाथ और भी ज्यादा जख्मी हो गया। ये देख अर्थ का दिल पसीज उठा और वो बिना अपने शरीर में लगे ड्रिप और मेडिकल मशीन्स की परवाह किए बिना जल्दी से बिस्तर से उतरा, जिससे उसके हाथ का ड्रिप निकल गया और उसमें से खून बह निकला। उसने बोन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोन आप प्लीज। अर्थ मुंह से अभी ये शब्द बमुश्किल ही बाहर निकले थे कि बोन ने उसे जवाब दिया, तुम यहाँ मेरी जिम्मेदारी हो और बेहतर होगा इससे मुझे ही निपटने दो। ऐसा कहकर बोन ने 20,000 बाहर जेब से निकाले और वेन के मुंह पर दे मारे। जैसे ही बोन ने पैसे फेंके, पैसे पूरे कमरे में यहाँ वहाँ बिखर गए। वेन पैसे देखते ही पागल हो गया और जमीन से पैसे इकट्ठे करते हुए बोला, पैसे दे दिए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं ये बेइज्जती भूल जाऊंगा। वेन ने बोन और अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम यहाँ से जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? डॉक्टर के पीछे से खूनपोल की आवाज आई। वो और उसके साथ दोस्तों को अंदर आता देख वेन डर सा गया और बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं तो अपने पैसे लेने आया था बस। और ऐसा कहकर वेन वहां से चला गया। उसके जाते ही अर्थ बोन का हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, बोन आपका हाथ डॉक्टर प्लीज, आप जल्दी से इनका ट्रीटमेंट करें, जल्दी प्लीज डॉक्टर। इससे पहले कि अर्थ की बात पूरी होती, बोन ने अपना हाथ अर्थ से छुड़वाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा अपना हाथ भी देख लो। नर्स पहले आप अर्थ की ड्रिप लगाएं, और हाँ, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नर्स ने अर्थ की ड्रिप सही की और फिर बोन के हाथ के जख्म की सफाई करने लगी। ये मेरे, अर्थ ने कहा ही था कि बोन बीच में ही बोल पड़ा, जानता हूँ अंकल हैं तुम्हारे, पर फिर भी तुम्हें इनकी शिकायत करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्थ ने ऐसा करना नहीं चाहा, पर इसकी पापा की वसीयत के मुताबिक जब तक ये 23 साल का नहीं हो जाता, इसका पूरा घर इसके अंकल वेन का ही रहेगा, इसलिए वो इसे बचपन से ही परेशान करते आए हैं। पीटर ने अर्थ का पक्ष रखते हुए कहा, आपका ये कर्ज मैं जल्दी ही उतरने की कोशिश करूंगा, आपका बेहद शुक्रिया। अर्थ ने पूरे दिल से बोन से कहा और फिर बोन के हाथ की तरफ देखने लगा। उसका सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि बाजू भी जख्मी हो गई थी। ये कोई कर्ज नहीं है, बोन ने अपने चेहरे के भाव को कड़क करते हुए अर्थ की बात का जवाब दिया। बोन आखिर ये सब क्यों कर रहा था? क्या अर्थ का बुरा समय टल चुका था या CH13 स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये कोई कर्ज नहीं है, मैंने किसी भी तरह का तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए बार बार ये बोलना बंद करो। अर्थ, बोन ने अर्थ से नकार देने वाले अंदाज में कहा, आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। अर्थ ने सर झुकाकर बोन से कहा, सीनियर आपका भी बेहद शुक्रिया। अर्थ ने खूनपोल और उसके सभी दोस्तों की तरफ देखकर कहा, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, यह जीन था जो खूनपोल के पीछे खड़ा था। हाँ, हम तो यहाँ तुम्हें देखने आए थे, अब तुम कैसे हो? अर्थ, खूनपोल ने पूछा। जी मैं अब बहुत बेहतर हूँ, अर्थ ने जवाब दिया।
तो ठीक है, हम सब अब चलते हैं, खूनपोल ने अर्थ से कहा। पीटर और तोर अभी भी खड़े ही थे। खूनपोल ने तोर के सर पर हाथ रखकर उससे कहा, बैठ जाओ अब तुम दोनों। फिर खूनपोल हल्का सा मुस्कुरा दिया। तोर थोड़ा सहम गया। सीनिया, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों ने सर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, खूनपोल ने दोनों से कहा और खूनपोल और उसके सभी दोस्त वहां से चल दिए। उम्मीद है कल कॉलेज में तुमसे मुलाकात होगी अर्थ, और हाँ तुम दोनों से भी। जीन सबकी तरफ देखकर बोला। सब एक साथ बोले। अब सब वहां से जा चुके थे। इतने में बोन पास ही की एक कुर्सी पर बैठ गया और अर्थ की रिपोर्ट देखने लगा। अर्थ बिना पलके झपकाए बोन की तरफ ही देख रहा था। तुम्हारे देखने से यहाँ लिखे वर्ड्स बदल नहीं जाएंगे, बोन ने रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते ही कहा। ये सुनकर अर्थ थोड़ा असहज हो गया और इधर उधर देखने लगा। तोर और पीटर भी मुंह दबाकर हंसने लगे। तुम अब ठीक हो? बोन ने सर उठाकर अर्थ की तरफ देखते हुए कहा। जी मिस्टर बोन, आपने सही कहा, दरवाजे से अंदर आते हुए एक डॉक्टर ने कहा। उसने रिपोर्ट देखी और कहा आप अब घर जा सकते हैं, पर इस शर्त पर कि आप अपना ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने अपने ट्रांसपेरेंट नजर के चश्मे में से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा। सर आप नीचे आकर साइन कर दीजिए, डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हैं। डॉक्टर ने बोन से कहा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। बोन ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। तुम अपना सामान बांध लो और मुझसे नीचे मिलना तीनों, मैं तब तक साइन कर देता हूँ। ऐसा कहकर बोन वहां से चला गया। अर्थ अभी भी बोन की जाने की दिशा में ही टकटकी लगाए देख रहा था। उठ जा मेरे भाई, या फिर यहीं रहने का इरादा कर लिया है? बोन यहाँ से जा चुका है, पीटर ने अर्थ को तंज मरते हुए कहा। तोर और पीटर दोनों हंसने लगे। तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अर्थ ने चिढ़ते हुए कहा, जिस पर दोनों फिर से हंसने लगे। पीटर और तोर अर्थ का सामान बांध ही रहे थे, तभी तोर पीटर से बोला। पीटर तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता क्या? क्या अजीब? पीटर ने बैग में बचे हुए फलों को रखते हुए कहा। यही कि उसे कैसे पता कि अंकल वैनन अर्थ के अंकल हैं, और उससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि तोर काम करते हुए रुककर ये बोल ही रहा था कि पीटर बीच में ही बोल पड़ा। और क्या क्या अजीब लग रहा है तुम्हें तोर? और तुम बात के साथ साथ थोड़ा काम भी कर लो। तोर के हाथ में अर्थ के कपड़े थे, वो उनको बैग में रखते रखते फिर से पीटर से बोला। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि उसे पहले से पता था कि अर्थ के अंकल वैनन को 20,000 बहुत ही देने हैं? ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सुनते ही पीटर के भी हाथ काम करते करते रुक गए और वो तोर की तरफ देखकर बोला। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये तो सच में अजीब बात है। तोर तुम तो काफी अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो, और कहकर हंसने लगा। तोर को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने इस बात को फिर से दोहराया नहीं और चिढ़कर बोला। तुम हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि जितना शोर अंकल वेन ने यहाँ आकर इन 3 दिनों में मचाया है ना, यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स और तो और यहाँ तक कि कॉर्नर वाले रूम का मरीज भी बता देगा कि क्या मसला है, समझे मेरे नन्हे जासूस। इसलिए अब जरा काम पर ध्यान दो और जल्दी काम खत्म करो। पीटर ने तोर की बात को अनसुना करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सामान पैक हो गया? वॉशरूम से बाहर आते हुए अर्थ ने कहा। हाँ, और तुमने कपड़े बदल लिए? पीटर ने बैग की जिप बंद करते हुए पूछा। हाँ बदल लिए, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अर्थ ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा। ऐसा करते हैं, नीचे चलते हैं ताकि अर्थ को थोड़ा और ज्यादा अच्छा फील हो सके, है ना तोर? मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? पीटर ने तोर की तरफ देखकर आंख मारकर कहा और दोनों हंसने लगे। तुम क्यों ये बात बार बार बोल रहे हो? अर्थ ने फिर से चिढ़कर और थोड़ा गुस्से से जवाब दिया। तोर और पीटर दोनों ने अर्थ का सामान उठाया और पीटर अर्थ को सहारा देकर कुछ ही समय में नीचे ले आया। आलीशान अस्पताल को देखकर अर्थ बोला। पीटर, ये तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, पता नहीं कितना बिल बना होगा। अर्थ ने इस तरह से यह बात कही मानो किसी ने उसके सीने पर भारी भरकम पत्थर रख दिया हो। यहाँ तुम सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, बिल के बारे में नहीं, बोन ने अर्थ और पीटर के पीछे बने कैश काउंटर से अर्थ के पास आते हुए जवाब दिया। जी वो मैं अर्थ बोलते बोलते रुक गया, जैसे बोलने के लिए शब्दों की तलाश कर रहा हो। फिर अपने टूटे लफ्जों की कतार बनाकर हिम्मत करके बोला। जी, आपके सारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अर्थ ने बोन की तरफ देखकर जल्दी से अपनी बात कह डाली, फिर अपनी नजरों को बोन से हटाकर ना देखने का नाटक करने लगा। एक लंबी सांस भरकर बोन ने कहा, लगता है तुम्हें बातें समझने में दिक्कत है, शायद तुम भूल गए हो मैंने रूम में क्या कहा था। ऐसा कहकर बोन चुप होकर अर्थ को किसी रिएक्शन की उम्मीद से देखने लगा, पर जब अर्थ ने कुछ नहीं कहा तो बोन ने अपना ध्यान अर्थ से हटाया और आगे कहा। खैर चलो, मैं तुम तीनों को घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, हम चले जाएंगे, पीटर ने बोन से कहा।
पर बोन ने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर अर्थ को सहारा देकर जबरदस्ती गाड़ी के पास ले गया और अर्थ को पीछे की सीट पर बैठा दिया। उसने ऐसा रिएक्ट किया था जैसे उसने पीटर की बात सुनी ही नहीं थी। तुम आगे आओ, पीटर को बोन ने रोब से ऑर्डर देते हुए कहा। पीटर ने डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गया। तोर की तो जैसे जान ही निकल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फाइटर और उसके G5 गैंग के सब दोस्तों से दुखी ज्यादा डरता था। उसका बस चलता तो वो कभी भी इन सबके सामने भी नहीं आता, पर अब वो उसी की कार में बैठने वाला था। यही सब सोचकर उसके पैर वहीं जमीन से चिपक गए थे। जब बोन ने शीशे में उसे इस तरह खड़ा पाया तो उसने तोर की तरफ देखकर कहा, तुम क्या पैदल आने वाले हो? और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी की आवाज सुनकर तोर भागकर अर्थ के बगल वाली सीट पर बैठ गया। एक रोल्स रॉयस टॉप ब्रांड न्यू मॉडल कार मुख्य सड़क पर अपना जलवा बिखेरती हुई तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कुछ देर बाद वो कार एक छोटी सी सड़क की तरफ मुड़ी और एक पुराने से टूटे फूटे मकान के पास आकर रुक गई। आसपास के सभी लोग उस कार को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। यहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी है? पीटर ने भीड़ की तरफ देखकर कहा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्पोर्ट्स कारें खड़ी थी, जिसे देखकर बोन समझ गया था कि आगे क्या होने वाला था। तुम्हारा रूम कौन सा है? बोन ने शीशे में अर्थ को देखते हुए पूछा। जी, वो 3 घर छोड़कर कोने वाली बिल्डिंग में मेरा कमरा है, अर्थ ने जवाब दिया। जब वो सब उन 5 चमचमती स्पोर्ट्स कारों के पास से निकले तो क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब उन गाड़ियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। पीटर को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो यहाँ कई सालों से आ जा रहा था, पर ऐसा नजारा उसने कभी नहीं देखा था। पर आज ऐसा क्या खास था? पीटर इसी सोच में डूबा हुआ था और अपने साइड वाले शीशे से बाहर की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसका ध्यान सामने की तरफ गया, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसने गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए और उसका दिल और दिमाग मानो गहरे समंदर में डूबने लगे थे। बोन ने कार वहीं पार्क कर दी। गाड़ी के रुकते ही सबसे पहले पीटर बाहर निकला और सामने देखने लगा। तुमको क्या हो गया? ऐसे जम क्यों गए हो? तोर ऐसा कहते हुए गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी के दूसरी तरफ अर्थ को सहारा देने आ गया। क्या हो गया, बताओगे कुछ? पीटर के उड़े हुए रंग को देख एक बार फिर से तोर ने सवाल दोहरा दिया। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? पीटर ने तो जैसे सामने भूत देख लिया था। उसके मुंह से चाहकर भी कुछ नहीं निकल रहा था। इतने में बोन भी गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ से अर्थ को सहारा देने के लिए गाड़ी के इस तरफ आ गया। तीनों 3-4 कदम आगे बढ़े ही थे कि तोर ने सामने देखते हुए सवाल किया, ये किसका सामान है? लगता है कोई किराया नहीं दे पाया। नहीं नहीं, ये किसी और का नहीं बल्कि अर्थ का सामान है। पीटर जैसे खुद से ही बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, माथे पर पसीना था। वो इस तरह से पेश आ रहा था जैसे वो तीनों से कुछ छिपाना तो चाहता हो पर छिपा नहीं पा रहा हो। पीटर, क्या हुआ है? अर्थ ने पीटर की तरफ देखते हुए कहा। खुद ही देख लो, पीटर ने आगे से हटते हुए कहा। जैसे ही तीनों आगे की तरफ बढ़े अर्थ बेसुध होकर भागने लगा और जमीन पर गिर गया। अरे नहीं अर्थ, सबके मुंह से एक साथ निकला। ये सब मेरा सामान बाहर क्यों फेंक दिया है? मैंने तो इस महीने का किराया दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? ये सब मेरा सामान है। अर्थ को ये सब देखकर झटका लग गया था। बोन ने जैसे ही सुना कि ये सब अर्थ का सामान है, वो सारी बात समझ गया। उसने अर्थ को उठाया और कहा, तुम फिक्र मत करो, अभी सबसे पहले तुम मुझे अपने कमरे की तरफ लेकर चलो। पीटर, मैंने कितनी मुश्किल से ये सब खरीदा था, आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? अर्थ ने पीटर के कंधे पर सर रखते हुए बहुत दुखी मन से और आंसू भरी आंखों से कहा। उसका दुख और चिंता उसके लफ्जों से साफ साफ झलक रही थी। तोर भी बस चुपचाप दुखी होकर सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्थ से क्या कहे कि उसका दुख और परेशानी कम हो जाए। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है किसी का, जो ये सब मेरे ही साथ होता है? अर्थ बीमार होने के साथ अब सदमे में भी था, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से गिरने की हालत तक पहुंच गया। उसे बोन और पीटर ने संभाला। जानते हो, जो मजबूत और दिल का अच्छा होता है, मुश्किलें उसी की जिंदगी में आती हैं। तुम बहुत मजबूत और अच्छे हो, इसलिए तुम जरा भी परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोन ने अर्थ को बड़े ही प्यार और शांत धून से समझाया। बोन के ये चंद लफ्ज रेगिस्तान में भटक रहे अर्थ नाम के प्यासे के लिए अमृत साबित हुए। अर्थ ने जैसे तैसे खुद को संभाला और सबको अपने रूम की तरफ ले चला। दूसरी मंजिल पर इन सीढ़ियों से दाएं मुड़ते ही पहला कमरा अर्थ का था। उसने देखा कि कमरे पर ताला नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गया। सोचो मत, आगे
CH-14 बगावती हीरो, स्वागत और तुम्हारा कभी नहीं, अर्थ ने लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर आंखों में आंखें डालकर गुस्से से जवाब दिया। तुमने ये सब क्यों किया? बोन ने अर्थ के बराबर आकर फाइटर से पूछा। सामने एक लग्जरी सोफे पर बैठे हुए फाइटर ने जवाब दिया, क्यों, क्या अब तुम इसे अपने घर भी ले जाओगे? बोलो गाइस, वो क्या है ना कि हमारे द ग्रेट फाइटर ने ये सोचा है कि क्यों ना इस गंदी सी जगह को किसी 5 सितारा होटल में बदल दिया जाए। वो क्या है ना, ये रास्ता हमारे रास्ते में आता है तो यहाँ से निकलते हुए बहुत बदबू आती है, इसलिए हम इस गंदगी को साफ करना चाहते हैं। एक तरह का एहसान कर रहे हैं हम इन सब लोगों पर, काऊ ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, जैसे वो सच में कोई महान काम ही करने जा रहे थे। तो तुमने ये जगह खरीदी है? बोन ने काओ और बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए फाइटर से सीधे सवाल किया। हाँ, मैंने ही ये जगह खरीदी है। अब मैं इस जगह का नया मालिक हूँ, फाइटर ने सोफे से उठते हुए जवाब दिया। यह जवाब बोन को कम और अर्थ के लिए ज्यादा था। माहौल अब थोड़ा गर्म हो चुका था। अब बोन और फाइटर आमने सामने थे, दोनों तरफ के लड़के लड़ने को तैयार थे। ये बचपना करना बंद कर दो फाइटर, बोन ने खींचते हुए कहा। क्यों, क्या अब हम थोड़ा सोशल वर्क भी नहीं कर सकते? पीक ने बीच में आते हुए कहा। फिर सब एक साथ कड़वी हंसी हंसते हुए अर्थ की हालत का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर बोन और पीटर दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। बोन ने फाइटर की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस बार तुमने हद ही पार कर दी है। आखिर इस लड़के ने तुम्हारा ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया है जो तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? यह बोन का सीधा सीधा सवाल फाइटर पर कम और बाकी सब पर जलते हुए अंगारों की तरह गिरा। फाइटर तो चुप रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था, पर सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला काओ बोन की तरफ तेजी से बढ़ा और बोन के आगे आकर उससे बोला, इसने हमें जवाब देने की हिम्मत की है? अच्छा, मतलब तुम्हारे उल्टे कामों को सपोर्ट नहीं किया है ना? काओ, थोड़े बड़े हो जाओ, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो, बोन ने थके हारे अंदाज से काओ से कहा। तुम्हें क्या पता घर क्या होता है, किसी चीज को बनाना क्या होता है? तुम्हें सब आसानी से मिल गया है ना, इसलिए किसी की परेशानी का मजाक उड़ाकर तुम खुद को कूल और स्टड बनते फिरते हो। जो बन पड़े कर लो तुम लोग, मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत करके अपनी कमाई पर अपनी जिंदगी कैसे चलाई जाती है। खुद मेहनत करता हूँ, इसलिए दूसरे की मेहनत की कद्र करना जानता हूँ। पर अफसोस, ना तुम्हें मेहनत का पता है, ना ही कोई खास टैलेंट है तुम में। जिस दिन तुम्हारे पास रहने को छत नहीं होगी ना, उस दिन तुम्हें लोगों की तकलीफों का एहसास होगा। ओ, पर तुम इतने बदनसीब हो कि ऊपर वाले ने यह महसूस करने के लिए तुम्हें ना तो दिल दिया है और ना ही इंसानी जज्बात। उफ, कितने गरीब निकले तुम। अरे नहीं, तुम तो मुझ जैसे बेघर से भी ज्यादा गरीब निकले। मैं तो काम करके अपना गुजारा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ पैसे से गरीब हूँ, पर तुम तो दिल, एहसास, जज्बात, इंसानियत, प्यार, इन सब से गरीब हो, और इन सब की कमाई तुम कभी नहीं कर पाओगे। हा हा हा, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है, अर्थ ने अपने चेहरे को भावहीन करते हुए कहा। अर्थ के तीर से भी ज्यादा तीखे शब्द वहां मौजूद हर एक को सन कर गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और फाइटर, जहां कुछ देर पहले खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था, आज पहली बार उसके कानों ने इन शब्दों को सुना था। इन शब्दों ने फाइटर को एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। वो जहां बैठा था वहीं सुन हो गया। अर्थ ने एक बार फिर से सबकी तरफ एक तीखी निगाह मारी और पीटर व बोन से चलने को कहा। जाने के लिए अर्थ बमुश्किल ही मुड़ा था कि जाते कहाँ हो, तुम्हारी औकात क्या है? गरीब कीड़े। काव को इतना गुस्सा आ चुका था कि काव आगे बढ़ा और जाते हुए अर्थ को पीछे से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला और फिर से अर्थ को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही काव आगे बढ़ा, बोन उसके और अर्थ के बीच में आ गया। नहीं, अब और नहीं, जाने दो उसे, बोन ने पूरी तरह अर्थ को बचाते हुए तेज आवाज के साथ कहा। रुक जाओ काओ, फाइटर ने अर्थ को घूरते हुए कहा, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। याद रखना, अब तुम्हें इस पर बहुत अफसोस होगा। फाइटर ने खा जाने वाली नजरों से अर्थ को वार्निंग देते हुए कहा। नहीं, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। अर्थ ने फाइटर की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही। एक पल के लिए फाइटर को बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे आवाज में बात नहीं की थी, और आज एक से किराए के कमरे में रहने वाला, जिसने एडमिशन भी स्कॉलरशिप से कॉलेज में लिया था, जिसके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे, वो फाइटर के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा रहा था। फाइटर और अर्थ दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच काओ ने आगे बढ़कर एक जोरदार घुसा अर्थ को जड़ते हुए कहा, तू इतना बोल कैसे गया? इसे यहाँ से ले जाओ, वरना
अभी इसका काम खत्म कर देंगे, समझ गए। सबने जल्दी से काव को पकड़ लिया, पर अब बात मारा मारी पर आ चुकी थी। उधर से अर्थ भी काव पर झपटने ही वाला था कि बोन सामने आ गया और अर्थ का जवाबी गुस्सा बोन के चेहरे पर जा लगा और बोन के नाक से खून बह निकला, पर वो आगे से नहीं हटा। अर्थ को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। उधर काव को सबने पकड़ा हुआ था, पर अभी जो कुछ भी हुआ उसे देखकर काव चिल्लाया, देखा और जाओ इसके साथ। ये लोग इसी लायक हैं कि इनको मसल दिया जाए। अब समझे तुम बोन? पीटर से अब नहीं रहा गया। वो बीच में बोल पड़ा, इसमें अर्थ की नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से बोन को लगी है। अच्छा, पर मारा तो इस घटिया लड़के ने है। काव ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अब बस करो तुम सब लोग, बहुत हो गया। तुमने उसका घर, उसकी छत भी छीन ली है, और क्या चाहते हो तुम? कब से तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम लोग। इतना कहकर बोन अर्थ की तरफ अब पूरे दृढ़ निश्चय से मुड़कर बोला, तुम मेरे साथ चल रहे हो? मेरे घर चलो अभी। क्या तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से? इस बार पीट हैरान होकर बोला, इसे क्या हो गया है? फाइटर, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इसे जाने दो। फाइटर ने इतना ही कहा और उस कमरे से बाहर चला गया। चलो अर्थ। फिर बोन अर्थ को अपने साथ गाड़ी के पास ले आया और दरवाजा खोल दिया, पर अर्थ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, नहीं, अब प्लीज आप अपने घर मत लेकर जाओ। मैं पीटर के पास रह लूंगा, जब तक कि मुझे दूसरी जगह नहीं मिल जाती। हाँ हाँ, अर्थ सही कह रहा है। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। मैं तो पहले से इसे अपने साथ रहने को कह रहा था। पीटर ने अर्थ की बात का साथ देते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, तुम्हारा सामान मैं मंगवा लूंगा। बोन ने जबरदस्ती अर्थ को कार में बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम दोनों भी जल्दी अंदर बैठो। फिर बोन अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों, पीटर और तोर, भी कार में अंदर आ गए। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कर दिया था, मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्थ ने आंखें नीचे करते हुए अपने हाथों को देखते हुए कहा। ये सुनकर बॉन ने एक लंबी सांस ली और सीट से पीछे की तरफ होकर अर्थ के पास आकर कहा, बस एक ट्रीट दे देना, छोटी सी। अर्थ जो नजरें झुकाकर बैठा था, उसने नजरें उठाई और बोन को हैरानी से देखने लगा। बोन अर्थ के और ज्यादा पास आकर बोला, अब जरा शांत बैठना, मुझे ड्राइविंग करनी है, और हल्की से मुस्कुरा दिया। ये देखकर पीटर और तोर एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगे। अब शाम रात की आगोश में पिघलती जा रही थी। सड़क, स्ट्रीट लाइट्स चमकने हो लगी थी। गाड़ी में बैठे तीनों लोगों को गाड़ी के चलने का एहसास तक नहीं हो रहा था। सब एकदम शांत बैठे थे। बोन ने कार के शीशे में एक नजर देखा तो अर्थ सो चुका था, इसलिए उसने गाड़ी की गति धीमी कर दी ताकि उसकी नींद खराब ना हो। कार अब मेन रोड पर दौड़ रही थी। कुछ मिनटों बाद हवा से बातें करते करते गाड़ी एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह पर बने एक आलिशान महल के सामने रुक गई। तोर और पीटर दोनों ही आंखें बड़ी करके उस घर को ही देख रहे थे। जैसे ही गाड़ी गेट के सामने आए, गेट पर लगे सिक्योरिटी लेजर लाइट्स ने गाड़ी के लिए खुद ही गेट खोल दिया। एक बड़ा सा गेट खुला और गाड़ी अंदर एंटर हुई। ये सब देखकर तोर और पीटर का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, दोनों तरफ बड़े बड़े आलिशान तरह तरह के फूलों, इटालियन लाइट्स और फाउंटेन से सजा गार्डन था, जो रात में और भी मनमोहक लग रहा था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गए हों। 3-4 मिनट बाद गाड़ी फिर से एक बार एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी और ये दरवाजा भी खुद ही खुल गया। दरवाजे पर बेहद खूबसूरत नक्काशी थी और उन पर पड़ने वाली मंद मंद रोशनी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। साथ ही उस महल के दरवाजे पर रहे फ्लावर पॉट और उनमें उतने ही मुश्किल से मिलने वाले फूल लगे थे। पीटर, पीटर! तोर ने पीटर को ख्यालों से बाहर लाने के लिए आवाज दी, पर वो तो जैसे खोसा गया था। तभी बोन ने पीटर को आवाज देते हुए कहा, अब घर को देखना बंद करो और अर्थ की मदद के लिए बाहर आओ। पीटर ने जैसे ही देखा, बोन उसकी विंडो पर हाथ रखकर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। वो हड़बड़ा कर बोला, आ रहा हूँ, अभी आता हूँ, और जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गया। तोर भी बाहर ही खड़ा था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कितना खो चुका था। बोन ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। अर्थ बेसुध होकर सो रहा था। अर्थ, अर्थ उठो, अर्थ हम पहुंच गए हैं, उठो। ऐसा कहते हुए बोन ने अर्थ के चेहरे पर हल्का सा हाथ लगाकर उसे जगाया। अर्थ जैसे ही उठा, वो थोड़ा सहम गया, पर उसे जल्दी ही सब याद आ गया और वो गाड़ी से बाहर बोन के सहारे आ गया। तुम्हें जगाने के लिए माफ करना, पर तुम्हें बेड पर सोने की जरूरत है, इसलिए अंदर जाना जरूरी है। अर्थ कुछ कहने ही वाला था कि बोन ने उसे रोकते हुए कहा, अब प्लीज थैंक्स मत कहना, जल्दी से अंदर चलो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम दोनों भी अंदर चलो। सब घर के अंदर आ गए। बोन ने अर्थ को सामने बनी बड़ी और आलीशान सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाने का इशारा किया और एक बड़े हाल से गुजरते हुए वो सब सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में दाखिल हुए।
वो ये कमरा है या कोई महल? तोर के मुंह से उस कमरे में दाखिल होते ही अचानक से निकल गया। इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा, इसका का दरवाजा ही लगभग 20 फीट तक चौड़ा था। कमरे में एक तरफ बड़ा सा सोफा था जो एक होम थिएटर के सामने रखा गया था। व्हाइट और गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ सारा फर्नीचर कमरे की शोभा को चार चांद लगा रहा था। बोन अर्थ को कमरे में आगे ले जाते हुए बोला, जरा ये दरवाजा खोलो। कमरे में एक और दरवाजा था। पीटर ने जैसे ही वो दरवाजा खोला, उसमें एक और बड़ा कमरा था जिसमें एक बेड था जिसके पीछे एक एंशिएंट पेंटिंग लगी थी और उसके चारों तरफ हल्की रोशनी। CH-15 प्राव नाम का प्रकोप। सुबह की शुरुआत काफी अच्छी थी। सबने उस छोटे से इवेंट को बहुत एंजॉय किया और फिर टू बेल बजने के साथ ही खूनपोल ने सबसे अपनी अपनी क्लास में जाने को कहा। अब आप सब अपने अपने क्लासरूम्स में जाएं। खूनपोल ने ऊपर जाने वाली 5 सीढ़ी पर खड़े होकर कहा। क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी का हेड था, इसलिए उसकी बात कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता था। पहले साल के सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में जा चुके थे। अर्थ, पीटर और तोर भी दूसरी मंजिल के क्लासरूम में जाकर बैठे ही थे। तभी उसके पीछे की सीट से उठकर एक लड़का आया और अर्थ से कहने लगा, तुम ही अर्थ हो, है ना? मैं उस दिन नहीं आ पाया था, पर तुम्हारे बारे में सबसे सुना मैंने, और जैसे आज खूनपोल ने तुम्हें सपोर्ट किया है, उससे पता चलता है कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे ये खूनपोल है ना, इससे बचकर रहना, बहुत खड़ूस है ये। उस लड़के ने आवाज धीमी करते हुए उन तीनों से कहा। वो तीनों हैरानी के साथ इतनी देर से उस लड़के की बात सुने जा रहे थे। अब आप अपनी राय दूसरों के बारे में बाद में देना, पहले अपना परिचय तो करवाओ। पीटर ने उस लड़के को थोड़ा कड़क निगाहों से देखते हुए कहा। उफ, लो भाई, मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मेरा नाम थियो है। मैं तुम्हारी क्लास में आया हूँ। तुमने लिस्ट देखी होगी। अर्थ, तुम्हारे बाद मेरा ही नाम था। ऐसा कहकर वो तीनों को चमकती निगाहों से देखने लगा, जैसे वो इनका खोया हुआ पुराना दोस्त हो और वो इसे पहचान लेंगे। शायद, पर मैंने देखा नहीं था, माफ करना। अर्थ ने थोड़ा रुकते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, थियो ने अर्थ से कहा। तभी क्लास में आवाज आई, सब अपनी जगह बैठ जाओ। एक लंबी पतली खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 30 की होगी, कमरे में दाखिल हुई। सिट डाउन एवरीवन, उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा। क्या ये हमारी प्रोफेसर है? तोर ने उस टीचर की तरफ देखते हुए, चुप हो जाओ, पहले ही दिन सजा पाने का इरादा है क्या तुम्हारा? पीटर ने तोर के घुटने पर हाथ मरते हुए कहा। आज क्योंकि आप सबका पहला दिन है, तो आप सोच रहे होंगे कि आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस साल सिलेबस दिया गया है सब सब्जेक्ट्स का, इसलिए 2 मिनट है तुम सबके पास। अपना इंट्रो खत्म करो जल्दी। राइट साइड से पहला डेस्क स्टार्ट हो जाओ, उस प्रोफेसर ने किताब में देखते हुए कहा। पर किसकी राइट साइड मैडम, आपकी या हमारी? एक लड़का बीच की लाइन में से छेड़ने के अंदाज में बोला और सब हंसने लगे। महिला प्रोफेसर ने इस बार किताब को नजरअंदाज करके नजरें उस लड़के पर टिकाई और सीट से खड़े होते हुए बोली, हाँ तो मिस्टर इवन, आप जैसे नाकारा लोग अपना ही राइट साइड ढूंढ लें, वो ही बड़ी बात है। मेरे लिए राइट क्या है या क्या नहीं, उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर उस लड़के के होश फख्ता हो गए। फिर उस प्रोफेसर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरा नाम पराव है, उस प्रोफेसर ने कहा। क्या आप ही वो बला की खूबसूरत और सबसे खतरनाक प्रोफेसर हैं? पर आप तो 3 और 4 ईयर को पढ़ाती हो और हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये बात कहने वाला वही लड़का था जो कुछ देर पहले अर्थ के पास आया था। ऐसा नहीं था कि वो ये सब कहना चाहता था, पर उसके मुंह से अचानक ही ये सब निकल गया था। जी मिस्टर थियो, आपने सही पहचाना, प्रोफेसर प्राउ ने कहा। सब एक दूसरे से खुसूर फुसूर करने लगे। शांत हो जाओ सब, और अब अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो, प्रोफेसर ने वापस अपनी जगह बैठते हुए कहा। क्लास के राइट साइड से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। सबने अपना नाम, अपनी हॉबीज और रोचक व अजीब इंटरेस्ट बताए। पीटर के बाद अब अर्थ की बारी थी। हेलो क्लासमेट, मेरा नाम अर्थ है। जैसे ही यह नाम प्रोफेसर ने सुना, इस बार उसने अपने ट्रांसपेरेंट चश्मे से बड़ी बड़ी आंखें ऊपर की और अर्थ को गौर से देखा। अर्थ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा तो फिर आगे बोला, और मुझे फुटबॉल खेलने, कुकिंग करने और बुक्स पढ़ने का शौक है। अच्छा, तो तुम अर्थ हो? प्रोफेसर प्राउ ने अर्थ को देखते हुए कहा। आजकल काफी चर्चा का विषय बने हुए हो। इतना कहकर वो फिर से बुक में देखने लगी। जब सबका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, उसने उसी समय पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 घंटा जैसे तैसे गुजरा। जैसे ही बेल बजी, सबको सांस आए हो जैसे इस तरह से सबने रिएक्ट किया और फिर प्रोफेसर वहां से चली गई। उसके जाते ही थियो फिर से तीनों के पास आ गया और तोर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार ये सब ज्यादतियां हमारे ही साथ होनी थी। थियो ने दुख भरे अंदाज से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
तोर ने थियो से पूछा, अरे यार पता है तुम्हें, ये इस पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे सख्त और कड़क प्रोफेसर हैं। इससे तो साथ के प्रोफेसर भी डरते हैं। पता है 3 ईयर के स्टूडेंट्स 4 से 5 बजे के बीच और 4 ईयर के स्टूडेंट्स 5 से 6 के बीच में तुम्हें कभी भी बाहर नजर नहीं आएंगे। जानते हो ऐसा क्यों है? क्यों? पीटर ने बड़ी सरलता से सवाल रख दिया। ओह तुम भी ना पीटर, कुछ नहीं पता तुम्हें? ये एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से पहचानती है, और जो बच्चा एक भी लेक्चर मिस करता है, ये एग्जाम्स में उसके नंबर काट देती है और उसकी शिकायत कर देती है। एक बार ऐसा कर देने से वो स्टूडेंट दोबारा क्लास में नहीं आ सकता। यहाँ तक कि जब जब फाइटर और उसके ग्रुप की भी क्लास होती है, वो भी मिस नहीं करते। तो सोचो कितना बुरा हुआ है हमारे साथ। थियो ने किसी न्यूज की तरह सारी बात कह डाली, जिसे सुन तीनों के तीनों आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखने लगे। क्या? पीटर तो जैसे अभी बेहोश होने ही वाला था। ये सब सुन के और तोर भी परेशान होकर बोला, तुमने सही कहा थियो, हमारे ही साथ बुरा होना था। पता है, इससे पहले कभी भी इस प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ाया, हमेशा से 3 और 4 ईयर को ही पढ़ाया है। पर लगता है हमारे ही भाग फूटने थे, जो प्राओं का प्रकोप हम पर पड़ना था। थियो ने लगभग रोने वाली हालत में कहा।